सूरज एक पढ़ा लिखा लड़का जिसकी कभी ख्वाहिश थी अपने परिवार को किराए के घर से निकालकर अपने खुद के घर में ले जाने की। इसी कोशिश में वो दिन रात मेहनत करता था, पर उसे और उसके हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी बुरी नजर लग गई कि सूरज और उसका पूरा परिवार पिछले 2 सालों से जेल में अपनी जिंदगी काट रहा है। सूरज, तुम्हारी वजह से आज जेल की लाइब्रेरी में फिर से कैदियों ने आना जाना शुरू कर दिया है, वरना ये सब कैदी तो सारा दिन बस जेल में गुंडागर्दी ही करते रहते थे। मजाल है कि कोई पढ़ाई भी कर ले। सर, मैं तो बस यही चाहता हूं कि जब तक इस जेल में मैं और मेरा परिवार हैं, हम सब किसी न किसी काम में ही अपना ध्यान लगाएंगे ताकि हम इस बात को भूल जाएं कि हम जेल में हैं। तुम और तुम्हारा परिवार सचमुच इन सब कैदियों के लिए मिसाल है। तुम्हारी माताजी जेल की रसोई में पूरा सहयोग देती हैं। तुम्हारे पिता भी जेल में कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। सूरज, एक बात पूछूं? जी पूछिए जेलर साहब। सूरज, तुम और तुम्हारे परिवार को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुम्हारे घर से पुलिस को 2 नंबर का माल बरामद हो सकता है। वैसे हुआ क्या था उस दिन? जेलर साहब, शायद उस दिन हमारी किस्मत खराब थी जो हमने अपने मकान मालिक पर विश्वास कर लिया। उस रात बहुत तेज बारिश और तूफान था। मैं काम से घर लौटा ही था। सूरज बेटा, खाना खा ले, आजा, तेरे पापा बुला रहे हैं। हाँ आया माँ, 1 सेकंड, दरवाजे पर कोई है। इस समय कौन होगा? मैंने दरवाजा खोला तो सामने मकान मालिक खड़ा था। अरे सूरज बेटा, सोए तो नहीं ना? नहीं अंकल, आइए ना, बस खाना ही खाने लगे थे। अच्छा, आइए किशोरी लाल जी, खाना तैयार है। अरे नहीं मैं तो बस खाकर आया हूँ। वो क्या है, मुझे एक काम था। मैं धर्मपत्नी के मायके जा रहा हूँ, हम 2 दिन बाद लौटेंगे। ये अटैची रखवानी है। मेरा एक ग्राहक अपनी अटैची गलती से दुकान पर छोड़ गया। हम यहाँ होंगे नहीं, वो कल आएगा तो आप ये अटैची उसे दे देना है। हाँ, क्यों नहीं अंकल जी, लाइए। उसके बाद कुछ देर धोखेबाज किशोरी लाल ने बात की और अटैची देकर 2 दिन के लिए परिवार के साथ बाहर चला गया। उसी रात पुलिस ने घर में छापा मार दिया। हम गिड़गिड़ाते रहे कि हम निर्दोष हैं, ये अटैची हमारी नहीं है, पर पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। वो घटिया किशोरी लाल साफ साफ बच गया क्योंकि अटैची हमारे घर से बरामद हुई थी। जेलर साहब, मैं अकेला सजा काट लेता, पर मेरे बूढ़े माँ बाप भी इस जाल में फंस गए। पुलिस ने मेरे पूरे परिवार को दोषी मान लिया। आज मेरे माँ बाप, मेरा पूरा परिवार जेल में है। चिंता मत करो सूरज, एक न एक दिन किशोरी लाल को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बस सबूत पुलिस को मिल जाए तो तुम और तुम्हारा परिवार यहाँ से जल्द बाहर चला जाएगा। सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो अपने माता पिता को निर्दोष होते हुए भी दोषियों की तरह सजा काटते देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। सूरज की माँ जिन औरतों के साथ जेल में रहती है, वहाँ एक माँ और बेटी भी बंद है और वो भी बिना किसी दोष के सजा काट रही हैं। अचानक उस औरत की तबीयत खराब हो जाती है। जेल के डॉक्टर को दिखाया जाता है, पर इनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। इनकी बीमारी बरसों पुरानी है जिसका अब कोई इलाज नहीं। सॉरी। मेरी गीता का ख्याल कौन रखेगा? इस जेल से निकलने के बाद मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर हम इस जेल की कैद से बाहर निकल जाएंगे। नहीं गीता, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। सुशीला बहन, इस जेल में मैंने हमेशा तुम्हें अपना माना है। मेरी बेटी गीता का ख्याल रखोगी ना? इसे हमेशा अपने साथ रखना। हो सके तो मेरी बच्ची को अपनी बहू बना लो। चिंता मत करो गायत्री, अब से गीता हमारे घर की बहू है। हम यहीं जेल में इसी समय सूरज और गीता की शादी करवाएंगे। मेरे इस फैसले से तुझे तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं माँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ गायत्री आंटी और गीता भी हमारी तरह बदनसीबी से इस जेल की सजा काट रहे। गायत्री आंटी ने अपनी जान बचाने के लिए आज से 15 साल पहले अपने पति को मारा था, पर वो एक हादसा था। अगर ये उस समय अपना सुहाग देखती तो अपनी बेटी को खो देती। मुझे आज भी याद है, गायत्री बहन को जब सजा हुई थी तब गीता 7 साल की आई थी। गायत्री बहन पर अपने शराबी पति की हत्या करने का इल्जाम था। उस समय गायत्री बहन ने अपनी बेटी को साथ रखने की अपील की थी। बेचारी दोनों माँ बेटी तभी से चुपचाप इस जेल में दिन काट रही हैं। मैंने सब सुन लिया है सूरज बेटा, तुम्हारी और गीता की शादी जेल में धूमधाम से होगी। गायत्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ ही घंटों में सारे कैदी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। उसी शाम सूरज और गीता की शादी संपन्न हो जाती है। सूरज और गीता सबका आशीर्वाद लेते हैं। गायत्री के हाथ अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने के लिए उठे थे और आशीर्वाद देते हुए ही गायत्री की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। गायत्री दुनिया को छोड़कर चली गई। पता तो था कि जाना है उसने, पर माँ तो माँ होती है। चुप हो जा बेटी, आज से मैं तेरी माँ हूँ, चुप हो जा। चलो शांति से इस दुनिया से गई, वरना बेटी की चिंता में उसकी सांसें अटकी हुई थी।
अरे बहुत बड़ा दिल है सूरज का और उसके परिवार का। आज इनकी वजह से गीता को ससुराल मिल गया, वरना बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। गायत्री का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब माँ के जाने के बाद गीता का ससुराल जेल था। वो अपनी सास के साथ रहने लगी। सुशीला भी गीता का बहुत ख्याल रखती थी। गीता, ये ले बेटी, पता नहीं आज भूख नहीं है, मेरी एक रोटी तू खा ले। पर माँ जी, आपने तो सुबह भी कुछ नहीं खाया था। ठीक है, तो फिर आधी आधी मिलकर खाएंगे। दोनों सास बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लेडी जेलर आ जाती है। गीता, तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है। मुझे? गीता घबरा जाती है। अब वो हिम्मत रखकर जेलर के पास जाती है। गीता, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। तुम माँ के बिना नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए बचपन से आज तक तुम इस जेल में रही, पर अब तुम इस जेल में नहीं रह सकती। तुम्हें अब जेल से जाना होगा, पीछे से यही ऑर्डर है। पर जेलर साहब, मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? मेरी ससुराल इसी जेल में है। मैं अपने पति और ससुराल वालों को जेल में छोड़कर कैसे जाऊंगी? तभी सूरज और उसकी फैमिली आ जाती है। गीता, तुम बाहर जाओगी, मैं चाहता हूँ तुम जाओ। तुम्हें अपनी जिंदगी इस जेल की चार दीवारी में नहीं बितानी चाहिए। पर यहाँ आप हो, माँ जी, बाबूजी, आप सबके बिना मैं बाहर अकेली कैसे रहूंगी? क्या करूंगी? गीता, मेरा दोस्त विष्णु, मैंने उससे बात कर ली है, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। तुम उसके परिवार के साथ कुछ दिन रहो, फिर कुछ ही महीनों की बात है। जेलर साहब बोल रहे हैं, हमारे अच्छे व्यवहार को देखते हुए हम जल्दी जेल से रिहा हो जाएंगे। हाँ बहू, जाओ और हमारी प्रतीक्षा करना, हम जल्दी लौटेंगे। और फिर गीता सबसे विदा लेकर जेल से बाहर आ जाती है। सूरज का दोस्त विष्णु जेल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। गीता की आंखों में आंसू थे। विष्णु अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ रहता था। गीता कुछ ही दिनों में विष्णु के परिवार से घुल मिल गई, पर उसका मन बहुत उदास था। एक दिन गीता विष्णु और उसकी पत्नी और बेटी के साथ ऑटो में मंदिर से लौट रही थी। तभी विष्णु की नजर सूरज के मकान मालिक पर जाती है। गीता भाभी, यही है वो घटिया बेईमान इंसान किशोरी लाल, जिसकी वजह से सूरज और अंकल आंटी जेल में। किशोरी लाल एक बदमाश से कुछ सामान देकर पैसे ले रहा था। सच्चाई सामने आ जाती है। गीता पुलिस स्टेशन जाती है और आखिरकार गीता की मेहनत सफल होती है। उस आदमी ने पुलिस के डर से अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर असली गुनहगार किशोरी लाल जेल में था। गीता, आज तुम्हारी वजह से मेरा परिवार निर्दोष साबित हुआ। हमारे ऊपर लगे सारे इल्जाम झूठे थे, ये अदालत में साबित हो गया। हाँ बहू, आज तुम्हारे कारण हम सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। विष्णु, जिसका तेरे जैसा दोस्त हो, उस दोस्त पर आंच भी नहीं आ सकती। थैंक यू मेरे यारा। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमारे परिवार की खुशियां फिर से लौट आईं। सूरज ने दोबारा नौकरी करनी शुरू की और धीरे धीरे फिर से सब कुछ ठीक हो गया। सोनू जी। पापा, चल भाई, बहुत तेज धूप हो रही है, अब घर चलते हैं। अब नहीं हो रहा। मैंने आपसे कहा था कि आप रहने दो पापा, मैं कर लूंगा अकेले। हाँ हाँ, कहा तो था, पर तुझे अकेला कैसे करने दूं? इतना बड़ा खेत है, तैयार करने में समय तो लगेगा ना। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ पापा, आप घर जाओ, मैं करता हूँ। नहीं, तू भी साथ चल, रोटी वोटी खा लेते हैं, फिर शाम को आएंगे। पर पापा, तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। आप चलो ना, मैं आता हूँ। अरे जिद मत कर, चल मेरे साथ, आज की छुट्टी मान ले। अरे पापा, किसान की छुट्टी कभी नहीं होती। अरे मैंने कह दिया ना, तो हो गई आज छुट्टी, अब चल मेरे साथ। ये कहानी इन्हीं के छोटे से परिवार की है। किशन अपनी पत्नी गंगा, बेटे सोनू और बेटी मोना के साथ एक गांव में रहता था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, तो सभी के घर काफी दूर दूर बने हुए थे। खुद किशन का छोटा सा घर भी उसके बड़े से खेत के बीचों बीच बना हुआ था। फिर घर पहुंचकर, आ गए दोनों, चलो आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे खेत का काम पूरा हो गया। कहाँ माँ? पापा कहने लगे कि आज छुट्टी है, तो मुझे भी अपने साथ छुट्टी मनाने ले आए। छुट्टी? मतलब? अरे गंगा, बाहर निकल कर देखो, कितनी तेज धूप है। में से कोई बीमार पड़ गया तो और मुसीबत। अच्छा, मोना कहाँ गई? वो कुएं से पानी लेने गई है। पिताजी कितनी बार कहा है आपसे, एक नल लगवा लो ना। पहले माँ और अब बेचारी मोना कितनी दूर से पानी भरकर लाती है हमारे लिए। तो क्या हो गया बेटा, तुम दोनों भी तो कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए। हाँ माँ, पर नल तो होना ही चाहिए ना। ठीक कह रहा है तू। अच्छा चल, इस बार की फसल बिक जाने दे, अब की बार सबसे पहले नल खुदवाऊंगा। किशन से वादा लेकर सोनू के चेहरे पर संतोष था और वो खाना खाने लगा। तभी खाना खाते हुए, अच्छा मैं क्या कह रही थी सोनू के बापू,
हाँ बोलो ना गंगा। इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ हाँ करेंगे ना, वो बढ़िया से करेंगे। रहने दो पिताजी, इतनी परेशानियां क्या कम है जो एक और मोल ले लूं। पत्नी परेशानी नहीं होती पगले, वो तो परेशानी से बाहर निकलने का जरिया होती है। देखना बहू आ जाएगी तो किस्मत खुल जाएगी हमारी। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। कह तो ऐसे रही हो माँ, जैसे वो आएगी तो आसमान से पैसा बरसने लगेगा। पहले कुछ पैसे वैसे इकट्ठा कर लें, फिर सोचेंगे इसके बारे में। ऐसे ही कई महीने बीत गए। किशन की फसल पककर तैयार थी। इस बार किशन की अच्छी फसल हुई थी। फसल से किशन को अच्छे पैसे भी मिले थे, तो वादे के मुताबिक किशन ने सबसे पहले घर में एक हैंडपंप खुदवाया और फिर उसी शाम। हाय कितना मीठा पानी आ रहा है। सोनू के बापू, ये काम आपने अच्छा कर दिया। अब सुनो, इससे पहले कि कोई और बड़ा खर्चा आए, सोनू का ब्याह भी कर दो और उसके लिए कमरा भी बनवा दो। ना माँ, अभी तो। चुप कर, तूने कहा था ना कि पहले नल फिर बहू। ले अब लग गया नल, अब तू कुछ नहीं बोलेगा। माँ की बात सुनकर सोनू चुप हो गया। फिर उस दिन से ही गंगा और किशन ने सोनू के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ माँ, बात बनी? हाँ बन गई भाई, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। राधिका नाम है उसका, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। पर क्या माँ? उसके बाबा की तबीयत सही नहीं रहती, माँ है नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी। देखने में भी बड़ी प्यारी है। हाँ, और मुझे तो बहुत समझदार भी लगी। हम तो हाँ कराए हैं, अब तो शादी की तैयारी करो भाई। कुछ दिनों के बाद सोनू की शादी राधिका से हो गई। राधिका ने ससुराल आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। इस छोटे से परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। फिर एक दिन, माँ जी अपना गांव तो बहुत छोटा है, यहाँ तो कुछ ही घर दिखते हैं। हाँ बेटा, शुरू से ऐसा ही है ये गांव। राम राम सबसे है, लेकिन किसी से कोई ज्यादा मतलब रखता नहीं है। सब अपनी अपनी खेती करते हैं और खुश रहते हैं। माँ जी, हाईवे कहाँ को जाता है? दिल्ली की तरफ जाता है बिटिया। आप कभी गई हो दिल्ली? हाँ, एक बार तेरे बापू ले गए थे मेरे इलाज के लिए। बहुत चौड़ी सड़क है भाई, बस वाले ने सर्र भगा दी बस। इसका मतलब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गंगा समझ नहीं पा रही थी कि राधिका के मन में क्या खिचड़ी पक रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन किशन और सोनू सिर पकड़े बैठे थे, तभी राधिका चाय लेकर आई। क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, इस बार बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। अब की बार बारिश बहुत कम हुई है, सारी फसल सूखने लगी है। बेचारा सोनू नल से बाल्टी भर भर कर फसल सींच रहा है, ताकि हमारे परिवार के लायक तो कम से कम अनाज निकल ही आए। पर पिछले साल तो खूब बारिश हुई थी। हाँ राधिका, तब इतनी बारिश हुई थी कि आधी फसल गल गई थी। खेती किसानी की यही समस्या है, बारिश कम हो तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। भगवान जाने क्या होगा आगे। मोना की शादी भी तो करनी है, और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब। भरोसा रखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार को परेशान देख राधिका भी दुखी हो गई। वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी। और फिर, पापा एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा, बोलना, क्या बात है? मोना की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है बेटी? बताइए ना पहले। कम से कम 5 लाख तो होने ही चाहिए। 3 के आसपास तो जमा है बैंक में, लेकिन 2 लाख का इंतजाम कैसे होगा पता नहीं। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ बोलो ना राधिका। देखिए, आजकल ना ये शहर वालों को फार्म हाउस वेडिंग और फार्म हाउस पार्टी का बड़ा चस्का है। हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है, दिल्ली भी दूर नहीं है, तो बस हमें हाईवे से खेत तक का रास्ता ठीक करना है, लकड़ी से खेत की बाउंड्री करनी है और कुछ चारपाइयां और सजावट का काम करना है, और एक अच्छा सा नाम सोचकर एक बोर्ड लगाना है। बेटा, मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो 3 लाख रुपए हमारे काम आएंगे, और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे। मुझे भी ये आइडिया बढ़िया लग रहा है। अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया। हाईवे से लेकर खेत तक बढ़िया टाइलें लगा दी गई, लकड़ियों से खेत की 4 दीवारी कर दी गई, और फिर खेत अच्छे से साफ कर उसमें घास उगाकर जगह जगह सुंदर चारपाइयां लगा दी गई। फिर खेत के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ी सी खुली झोपड़ी बनाई गई। पूरे परिवार ने जमकर मेहनत की। फिर अगले ही दिन, हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये रिजॉर्ट पहली बार देखा। क्या परसों शाम के लिए स्पेस अवेलेबल है?
हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्या फंक्शन है? मेरे बेटे का बर्थडे है। केटरिंग मैं खुद देख लूंगा, बस मुझे ये जगह अच्छी लगी। मेरा बजट 20,000 का है, बोलिए आपको चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। राधिका का प्लान काम कर रहा था। 2 दिन बाद राहुल ने अपने बच्चे का बर्थडे खूब अच्छे से मनाया। राधिका और उसके परिवार ने पूरे खेत को गुब्बारों और रोशनी से सजाया था। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को गंगा के रिजॉर्ट के बारे में पता चलता गया और लोग आते गए। अब तो राधिका और उसके परिवार को काम से फुर्सत नहीं थी। फिर ठीक 2 साल बाद, भैया खाना जल्दी लगाओ, बारात आने वाली है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। ओहो, मुना तैयार हुई कि नहीं? मुना, मुना आ जाओ भाई। देख रही है राधिका अपनी ननद को? हाँ माँ, परी से कम नहीं लग रही है। सब आपकी वजह से है भाभी, मेरी नहीं हमारी वजह से। और सुनो, अपने पहले बच्चे के पहले बर्थडे के लिए अभी से बुकिंग कर लो इस रिजॉर्ट की। क्या पता तब ये स्पेस खाली हो या ना हो।